नई चाय बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटॉमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक लेने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम का हम लोग ध्यान रखें। आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया को, और सिकल सेल एनीमिया के साथ में हम लोग बात करेंगे हमारे हार्ट साउंड, 4 हार्ट साउंड की, और उसके साथ में बात करेंगे हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट और डायलिटेशन ऑफ हार्ट क्या एक होता है, अगर एक नहीं है तो उसमें क्या चेंजेस है, और क्या चेंजेस है तो मेडिसिन का प्रोटोकॉल क्या सेम रहेगा या कुछ चेंजेस होगा। इस चीज को आज हम लोग बेसिक साइंस के लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग पर्टिकुलरली साउंड को स्टेथोस्कोप से पर्टिकुलर किस जगह पर यूज करके स्टेथोस्कोप को रख के हम लोग वहां पर साउंड को विजिबल करेंगे। दोस्तों, सारी चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिकल सेल एनीमिया को आजकल डॉक्टर क्या है ना, शॉर्ट फॉर्म से बहुत ज्यादा जानने लगे। यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया को एससीडी कहा जाता है दोस्तों, सिकल सेल डिसीज। ठीक है, सिकल सेल डिसीज एससीडी के नाम से जाना जाता है। ये जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस आ गया होगा। आप में से कई डॉक्टर जो सीनियर है वो समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं जब काफी बुक की स्टडी करता हूँ, उनके प्रोटोकॉल्स को स्टडी करके प्रैक्टिकल अप्रोच करता हूँ, तो प्रैक्टिकली जब उनको निकाल के लाता हूँ और उनको टेबल प्रैक्टिस में यूज करता हूँ, तो चीज नजर आती है तो मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ, और इस्तेमाल करके वहां पर प्रैक्टिकली लेकर आता हूँ। याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया बोन मेरो में ही होगा,
और एक इनहेरिटेड फॉर्म में होगा दोस्तों। ठीक है, जब कंडीशन जिसमें पर्याप्त मात्रा में हेल्दी आरबीसी नहीं बन पा रही है दोस्तों, पूरी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन की जो कैरी करने की जो ऑक्सीजन का फंक्शन मतलब आरबीसी का फंक्शन होता है वो पूरा नहीं कर पा रही है दोस्तों। नॉर्मली आरबीसी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और एकदम राउंड होती है। अगर देखा जाए तो आरबीसी इस प्रकार से होती है, ठीक है। अगर और अच्छे से देखा जाए तो इस प्रकार से वहां पर आपको ये देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली बाय कॉन्केव शेप की आरबीसी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। यदि जब आरबीसी फ्लेक्सिबल है, राउंड होती है, बड़ी आसानी से ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज के माध्यम से दोस्तों आसानी से मूव कर जाती है। और जब आसानी से मूव कर जाएगी, कहीं पे भी मूवमेंट कर जाएगी, कहीं पे भी मूवमेंट कर जाएगी तो नॉर्मल फंक्शन करेगी दोस्तों। जब सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्टिकी, ठीक है, चिपचिपी हो जाती है दोस्तों, स्टिकी हो जाती है, तब याद रखना कड़क हो जाए, चिपचिपी हो जाए और इसका शेप सिकल सेल हो जाए दोस्तों, यानी क्रेसेंट मून के जैसे दिखने लग जाए। ये क्रिस्टल मून के जैसे दिखने लग जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी ये पर्टिकुलर किसी कैपिलरीज के माध्यम से जाएगा, टूट जाएगा, बस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है इसका शेप सिकल शेप क्रिस्टल मून के जैसे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये इरेगुलर शेप की सेल होती है जो स्मॉल ब्लड वेसल्स में जब जाती है दोस्तों तो फंस जाती है, स्टक हो जाती है, जो कि ब्लड फ्लो को स्लो कर देती है, ब्लॉक कर देती है, याद रखना। और बॉडी को इसी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है दोस्तों पर्टिकुलर उस पार्ट को नहीं मिल पाती, रोक देती है। ज्यादातर व्यक्तियों में वैसे कोई भी क्योर सिकल सेल एनीमिया में नहीं होती, लेकिन जब आरबीसी ज्यादा टूटती है तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया के कारण कई बार आरबीसी के ब्रेक होने के कारण जॉन्डिस उसमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी ट्रीटमेंट के साथ जब हम यहाँ पर देखेंगे पेन को रिलीफ प्रदान कर सकते हैं आप, लेकिन उस डिसीज के साथ एसोसिएटेड होने वाली प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने में आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन उस डिसीज को क्योर नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप और मैं जब यहाँ टेबल प्रैक्टिस की बात करते हैं तो टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर इन पूरे क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं दोस्तों। हमारा पूरा जो मैकेनिज्म होता है वो सिकल सेल एनीमिया के लेवल पर, वहां पर बोन मेरो के लेवल पर जो फंक्शन हो रहा है उसको करेक्ट करने का होता है। याद रखना, जब कॉजेज आप देखोगे सिकल सेल एनीमिया जीन में म्यूटेशन के द्वारा कॉज हो रहा है, आपके जीन में म्यूटेशन हो रहा है और उसके कारण कॉज हो रहा है दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होती है जो रेड आयरन रिच कंपाउंड को बनाने के लिए जो प्रेरित करता है दोस्तों, जो कि ब्लड को रेड कलर यानी हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर प्रदान करता है दोस्तों, यही एचबी आरबीसी को अलो करता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बढ़ाए और कैरी करे दोस्तों, जो हमारे लंग्स से बॉडी के सभी पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया डेवलप होता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होने के कारण आरबीसी जो कि रिजिड हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी और मिसशेप हो जाएगी, फिर उसकी शेप बिल्कुल अनियमित आकार की जाती है और यही सिकल सेल जीन जनरेशन से जनरेशन में वहां पर पास होता है, लगातार पास होते रहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से सिकल सेल आरबीसी हो जाती है। याद रखना, कई आकार के यहाँ पर आपको देखने को मिलती है और यही कारण है जब सेल का आकार परिवर्तित हो जाएगा तो वो कभी भी बाय कॉन्केव शेप है, बहुत आसानी से कैपिलरी से पास हो जाएगी, लेकिन यदि उसका आकार परिवर्तित हो गया वो कोई भी कैपिलरी से इवन स्प्लीन के लेवल पर भी जाएगी तो डैमेज हो जाएगी दोस्तों, आपके दूसरे बॉडी के छोटे छोटे कैपिलरीज में भी जाएगी, वहां पे डैमेज हो जाएगी। इसीलिए याद रखना दोस्तों, इसके इसी इनहेरिटेड पैटर्न में जिसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस कहते हैं दोस्तों, इसका मतलब होता है मदर और फादर दोनों में जीन के डिफेक्टिव फॉर्म पर पास होता है, जिसके कारण चाइल्ड अफेक्टेड होता है। यदि दोनों में हो तो यहाँ पर एक कैरेक्टर बनेगा, जीन आगे के ट्रांसफर होगा और ये जीन के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता है। इसी कारण से सिकल सेल एनीमिया वहां पर लड़कों को 100% अफेक्ट करता है, लड़कियां इसके कैरेक्टर को लेकर आगे जाती है दोस्तों। उनमें भी डेवलप होने के 50-50 चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर वो कैरेक्टर अपने लड़के को देती है दोस्तों। इसलिए याद रखना, यहाँ पर केवल एक पेरेंट चाइल्ड में सिकल सेल जीन के पास करने का काम करते हैं और वो चाइल्ड सिकल सेल ट्रेट से प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति में केवल एक नॉर्मल एचबी जीन और एक जीन का डिफेक्टिव फॉर्म होता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति में सिकल सेल ट्रेट के साथ होने पर उनमें नॉर्मल एचबी और सिकल सेल एचबी दोनों बनते हैं दोस्तों। यही कारण है काफी लंबे समय तक पता ही नहीं चलता कि इसको सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि नॉर्मल एचबी बन रहा, नॉर्मल सिकल सेल एचबी भी बन रहा है दोस्तों, और इसी कारण शरीर में ब्लड में कुछ सिकल सेल्स पाई जाती है। लेकिन लेटर हाफ में जब अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको बुढ़ापे तक पता नहीं चलता, लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई दोस्तों, शरीर में न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो ब्लड में कुछ सिकल सेल्स पाई जाती है जो एडवर्स इफेक्ट दिखाती है, सिम्टम दिखाती है और तब डायग्नोसिस होता है जब लगातार उसको फीवर बना देता है। फिर भी उनमें कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, किंतु यह डिसीज को वहां पर जब कैरी करती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जब महिला डिसीज को कैरी कर रही होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जब बच्चे को पैदा करती है तो उस दौरान यदि लड़का है उसको तुरंत डिसीज के सिम्टम वहां पर देखने को मिलता है, यानी जीन का म्यूटेशन उसमें पास हो जाता है। यही कारण है जब लेटर हाफ में आप टेस्ट कराते हो सिकल सेल का, सिकल सेल एनीमिया के सारे सिम्टम यंग एज के साथ दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी चिल्ड्रन में नहीं मिलेगा,
धीरे धीरे करके वहां पर उसका चिल्ड्रन से डेवलपमेंटल स्टेज में आएगा और जो ग्रोइंग पीरियड में आकर 11 साल 12 साल के बाद आप देखोगे दोस्तों सारे के सारे सिम्टम, यदि न्यूट्रिशन कम मिला, बॉडी का डेवलपमेंटल डिफेक्ट हुआ, आप देखो तुरंत जेनेटिक म्यूटेशन होने का जितना भी सिम्टम होता है बेबी में अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगली एज 4 मंथ ओल्ड, ज्यादातर देखा जाता है, सबसे अर्ली अगर देखा जाए तो 4 महीने के बच्चों को आप वहां पर जनरली देख सकते हो। 6 मंथ मार्क करके अराउंड उत्पन्न होते हुए 4 से 6 महीने तक आराम से आप उत्पन्न होते हुए देख सकते हो। जबकि यहाँ पर जब मल्टीपल प्रकार के एसडी होती है, मल्टीपल एसडी होती है दोस्तों, दोनों पेरेंट्स को हो और उससे बच्चे में जारी हो, जिनके सभी के सभी सीवियर सिम्टम वहां पर देखने को मिलते हैं अर्ली स्टेज में। सिविरिटी में वरी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन सारे सिम्टम वहां मिलते हैं। लेकिन आज के समय में खान पीन अगर अच्छा लगा जाए तो लंबे समय के बाद हमको सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब एक्सेसिव फटीग होती है, पेशेंट को जो सिम्टम आएंगे सबसे पहले एक्सेसिव फटीग का सिम्टम आएगा, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होगी दोस्तों, और एनीमिया में उसको फ्यूजीनेस नजर आएगा, बेबी में बहुत ज्यादा फ्यूजीनेस नजर आता है दोस्तों, बेड वेटिंग करेगा, बिल्कुल कमजोर पड़ा रहेगा, डिलेड डेवलपमेंट होगा, किडनी के प्रॉब्लम उसके एसोसिएटेड होगी, मल्टीपल जॉन्डिस के सिम्टम नजर आएंगे, आइस और स्किन की लगातार यूरोइस स्क्लेरेशन वहां पर नजर आता है, बार बार उसको जॉन्डिस होता है, फीट और हैंड में लगातार स्वेलिंग और पेन देखने को मिलता है। अगर आप वहां पर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन देखेंगे देखने को मिलेगा, लेकिन चेस्ट में इन्फेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। बैक, आर्म और लेग्स में सीवियर पेन देखने को मिलता है। भाई जो एनीमिया के सिम्टम है मैक्सिमम सिम्टम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट सिम्टम नजर आएगा वो आरबीसी के कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और आरबीसी जब ब्रेक होगी तो बार बार जॉन्डिस देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। इसलिए सीबीसी टेस्ट के साथ में एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जरूर कराइए आप। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेस्ट होती है जिसमें पर्टिकुलर पूरी आरबीसी की स्टडी की जाती है, पूरी ब्लड की एक स्मीयर बनाई जाती है, एक फिल्म बनाई जाती है, और उस फिल्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या सिंपल बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप जो लेटेस्ट आजकल माइक्रोस्कोप है उसके माध्यम से उसकी स्टडी की जाती है, और स्टडी करके दोस्तों पर्याप्त मात्रा में जो प्रूफ होते हैं जुटाए जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे हुई है, क्या हो रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं, सारी चीज निकाल के लाई जाती है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि सिकल टेस्ट आप जैसे कराते हो, सिकल सेल टेस्ट होती है, ठीक है, सिकल सेल टेस्ट होती है तो एक स्मीयर बनाया जाता है ब्लड के टेस्ट के लिए, और उसको पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और आजकल तो डेफिनेटली एलिसा मेथड हो गई है, मशीन के माध्यम से डायरेक्ट ब्लड को डाल दिया जाता है, 1 ml ब्लड डाल दिया जाता है, कुछ केमिकल मिक्स करके, वो केमिकल से रिएक्शन होती है और सिकल सेल होती है तो तुरंत वहां पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, फिर उसका टाइटर किया जाता है कि कितना प्रकार, कितना परसेंटेज इसका अफेक्टेड है बोन मेरो, और वहां पर ये सारी चीजें निकल के आती है। लेकिन प्रोटोकॉल की बात करें तो जिस प्रकार आप स्पेशल बात करते हो इलेक्ट्रोमेपैथ में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के, तो हम आरी का प्रयोग करते हैं। सिंपल अगर पेशेंट है हम आरी का प्रयोग करते हैं, नेचुरल टॉनिक में वही का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा बी का करना है आपको, हमेशा याद रखिएगा बी का करना है। S1A3B D5 अल्टरनेट S1C1F1 वेन 1 A3 फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन, याद रखना S1C1F1 वेन 1 A3 फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन। यदि हेरिडिटरी सिफिलिस के कारण या किसी भी प्रकार से हो रही तो वेन 1 जरूर शामिल करना, अन्यथा ये ट्रीटमेंट पर्याप्त है। S1C1F1 वेन 1 A3 फर्स्ट या सेकंड डायल्यूशन, न्यूट्रिशन देना फर्स्ट डायल्यूशन, बैलेंस करना सेकंड डायल्यूशन से आप प्रोटोकॉल तय कीजिएगा, उसके बाद इसको मोर पॉजिटिव की तरफ चले जाइएगा, आपका पेशेंट ठीक होता है। यही 2 मेडिसिन सिलेक्ट करके पहले 10 ड्रॉप, नेक्स्ट टाइम 15 ड्रॉप, फिर 20 ड्रॉप, 25 ड्रॉप, 30 ड्रॉप, 35 ड्रॉप, 40 ड्रॉप तक चले जाइएगा, आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करेगा। इसके बाद इसको फर्स्ट डायल्यूशन में चले जाइएगा, फिर उसके बाद D3 में चले जाइएगा या D4 में चले जाइएगा, आपका रिजल्ट बहुत तेजी के साथ मिलेगा दोस्तों। जनरल टॉनिक D5 में कई बार C4B डालकर दिया गया तो मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ने के कारण बहुत तेजी से बोन मैरो को स्टिमुलेशन मिलता है और बोन मैरो में अच्छी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए नेचुरल टॉनिक D5 में C10 बॉर्बन वाइन डालकर जब दोगे गुड और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस करोगे, न्यूट्रिशन का एडॉप्शन बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से, यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, किसी प्रकार से एनीमिया में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, वो कमी कम से कम आप दूर कर दोगे तो कुछ समय तक लंबे परिधि में दोस्तों उसको प्रॉब्लम के सिम्टम्स जो होते हैं नहीं देखने को मिलेंगे। C5B कई बार C4B के साथ जमता नहीं है तो C5B ऐड करते हैं, और नेचुरल टॉनिक में C10 वेन 1Y का प्रयोग करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला है दोस्तों। ऐसा है बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन गड़बड़ हो रहा है, तब यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं C4A1 F1 L1 W या आरी का प्रयोग करते हैं स्पाइनल गार्ड से, जिसके कारण बहुत तेजी के साथ आरबीसी काउंट प्रोडक्शन होता है दोस्तों। लेकिन कई बार A2C5W का प्रयोग करना पड़ता है दोस्तों, ताकि जो सिकल सेल एनीमिया के लेवल पर जो सेल गड़बड़ बन रही है तो A2C5W D4 में स्पाइनल कॉर्ड पर जब ऑयल में आप अप्लाई करते हो, तिल्ली के तेल में, याद रखना मस्टर्ड ऑयल में नहीं करना, तिल्ली के तेल में करना, आप देखना कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है दोस्तों। कई बार यहाँ पर हमको नजर आ रहा है कि बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ रही तो A3 10,000 3 डोज देना और वेन 1 का 10,000 3 डोज देना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। A3 का 10,000 3 डोज और वेन 1 का 10,000 3 डोज, क्योंकि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर के रूप में आ रहा, इसलिए A3 और वेन 1 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 3-3 डोज जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम 5,000, नेक्स्ट टाइम 1,000, इस प्रकार से रिवर्स करते चले आइएगा, आपका प्रोटोकॉल इतना ब्रिलियंट सिस्टमैटिक हो जाएगा कि आपको किसी भी लेवल पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, किसी भी लेवल पर।
और यही कारण है आपका फीडबैक 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, आपका फीडबैक 4 गुना बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा फीडबैक बढ़ेगा उतना ज्यादा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लेवल आपको मेंटेन करने को मिल जाएगा। याद रखना इस बात को दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो टेबल प्रैक्टिस के बिहाफ पर हमने सीखी है, आपको भी मैंने बता दिया दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आती चली जाए, आप आगे बढ़ते चले जाओ दोस्तों, यही हमारा मकसद है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम हमारे हार्ट साउंड को समझने से पहले आज मैं एक छोटा सा टॉपिक और लेकर आया हूं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पर जब हम हार्ट साउंड सुन रहे होते हैं। ठीक है, क्यों हार्ट साउंड के लेवल पर इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ जाएगा। कई बार केसेस आते हैं, आप लोग बार बार बेसिक चीज मुझसे पूछते हो, चीज वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। आप कहते हो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट हो गया, कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब डायलिटेशन ऑफ हार्ट हो गया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा ही प्रोटोकॉल में भी चेंज है। ठीक है, लेकिन दोनों को समझ जाइए, दोनों के कैरेक्टर समझ जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू आर द परफेक्ट पर्सन। याद रखना, हार्ट के इनलार्जमेंट के कारण हाइपरट्रॉफी होती है दोस्तों। अब जब हार्ट का इनलार्जमेंट हो गया, आपने हाइपरट्रॉफी बता दिया, इसमें हो क्या रहा है, इसमें दोस्तों इसके कारण मसल्स जो होती है, मस्कुलर सब्सटेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। याद रख लेना, मस्कुलर सब्सटेंसेस में इंक्रीज हो रहा है, जो कि डायलेटेशन से डिस्टिंग्विश होता है, किसी भी हार्ट के डायलेटेशन से अलग होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना, पार्शियली या कंप्लीट, ये दो बात जब आएगी तब आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजली रिलेटेड होता है, बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है दोस्तों। इसमें चेंबर के डायलेटेशन के कारण ऐसा होता है, यानी हार्ट का चेंबर का जो इनलार्जमेंट हो रहा है, उस इनलार्जमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। इसमें हार्ट के सभी पार्ट का टोटल इन्वॉल्विंग होता है, चारों पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे और उन चारों पार्ट के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण उनका एनलार्जमेंट नजर आएगा आपको, पर्टिकुलरली दोस्तों हार्ट के मस्कुलर लेवल पर मस्कुलर सब्सटेंसेस का एनलार्जमेंट नजर आता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, इसमें हार्ट के सभी चारों पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, याद रखना। और कुछ पार्ट का केवल पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ सब्स्टिट्यूट पार्ट जो होता है उन पार्ट का यहाँ पर पार्शियल इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन जो मेन पार्ट होता है वो कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है। आपको पता करना है यहाँ पर क्या मेनली इन्वॉल्व हो रहा है, क्या पार्टली इन्वॉल्व हो रहा है। कुछ पार्ट केवल पार्शियली इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों, यानी सिंपली अगर आप देखो, जब यहाँ पर एकम्पनिंग केस होता है तो वहां पर डायलिटेशन कभी नहीं होता। ठीक है, इनकॉन्सेंट्रेट, यानी जब वहां पर कोई भी एकम्पनिंग, अगर देखो चारों चेंबर का फंक्शन गड़बड़ हुआ, वहां पर ज्यादा वर्क हो रहा तो हाइपरट्रॉफी हो गई। लेकिन डायलिटेशन भी तो उसी को कहते हैं, जब इनलार्जमेंट हो जाएगा, डायलेट हो गया। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डेफिनेशन में अंतर होता है, इनको समझने में अंतर होता है। कैसे? जब टोटल हाइपरट्रॉफी के कॉजेस के साथ में अगर आप देखोगे तो वल्वुलर डिसीज होती है दोस्तों, वाल की डिसीज होती है। ठीक है, आपके पूरे चेंबर की, यानी वेंट्रिकल चेंबर की प्रॉब्लम्स होती है। यानी सर्टेन स्टेंसेस में जब सब्सटेंसेस आप देखते हो, कारण देखते हो दोस्तों, मेंशन होता है कि लॉन्ग कंटिन्यूअस फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस अगर होता है, हार्ट का लंबे समय तक कंटिन्यू फंक्शन, भाई सीधी बात है, आप टोबैको खा रहे हो बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक खा रहे हो, आप अल्कोहल पी रहे हो बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक पी रहे हो, कॉफी का चाय का ओवर यूज कर रहे हो बचपन से लगाकर बुढ़ापे तक कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ये लंबे समय तक हार्ट पर जब लोड आया, ये सीधा हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट के लेवल पर चला गया दोस्तों। याद रख लेना, आपकी हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट कॉमन रूप से देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्ट कर दिया आपने, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को यहाँ पर डेवलप कर दिया। यदि जनरली कोई सिम्टम लंबे समय तक नहीं रहता है दोस्तों, तो हाइपरट्रॉफी ओवरकम हो जाती है। यदि ये सिम्टम आपने लेते लेते छोड़ दिया और छोड़ने के बाद धीरे धीरे देखो तो रिटर्न जा रहा है, यानी हाइपरट्रॉफी वहां पर रिकम्पनी ओवर कम हो जाती है, यानी ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंस के लिए वो कंसिक्वेंस होता है, आपकी बॉडी में हार्ट का कंसिक्वेंस इंक्रीज हो जाता है। किंतु जब ये ऐसा करने में फेल होता है, यानी वो कंटिन्यू रहता है, अपनी आदतें नहीं छोड़ता, आपने कहा ये छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा साहब, आपको छोड़ सकता हूं, इसको नहीं छोड़ सकता, ठीक है, तो उसका आपको याद रखना है, उसका रेजिस्टेंस का जो वहां पर कंपेंसेट होता है वो नहीं होता। किंतु जब ये ऐसा करने में फेल हो जाता है दोस्तों, तो इसके कारण ब्रेन या लंग्स का, याद रखना, इसके कारण ब्रेन या लंग्स का इम्परफेक्ट ब्लड सप्लाई वहां पर होता है। याद रख लेना, ये सिम्टम बता रहा हूं, कई बार आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब आपके पास ब्रेन या लंग्स को इम्परफेक्ट ब्लड सप्लाई होगी तो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट के कारण होगी। और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे सिम्टम आपको नजर आते हैं। कौन से सिम्टम नजर आते हैं? जैसे पेशेंट बोलता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर दर्द हो रहा, अजीब सा लगा, लेकिन हेडेक हो रहा है। नॉइजेस, मुझे ईयर में अलग अलग तरह की नॉइजेस सुनाई दे रही है। ठीक है, मुझे आंखों में बहुत सारी लाइट के फ्लशेस नजर आ रहे हैं, एक्सर्शन करता हूं, थोड़ा सा चलता फिरता हूं, उठता बैठता हूं, मेरे को ब्रीथलेसनेस हो रहा है, मुझे कफ का कंडीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, मुझे पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी के सारी कंप्लीट प्रॉब्लम एक साथ आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों। ये बहुत सारे साइन होते हैं जो टेबल प्रैक्टिस में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आपको याद रखना है, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपको याद रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है इसका कंप्लीट हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट से तो नहीं है। चेस्ट के एग्जामिनेशन किया आपने,
कार्डियक डलनेस का एक एरिया वहां पर इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों आपको। यानी सभी केसेस के साथ में होगा, आपका कार्डियक एरिया जो होता है वो डल हो जाएगा। और इसी के संबंध में जब लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्टेड होगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल अफेक्टेड होता है ना, तो जो अपेक्स बीट होती है, जो मेन अपेक्स बीट होती है, वो डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होती है, ठीक है, नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे, डाउनवर्ड और बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में आपको प्लेस्ड होती है दोस्तों। इसीलिए जब राइट वेंट्रिकल ग्रेटली अफेक्टेड होगा, आपका राइट वेंट्रिकल राइट साइड में जब अफेक्टेड होगा, तो अपेक्स बीट राइट वेंट्रिकल के द्वारा इंटायरली फॉर्म होती है। तब यहां पर ना फील होकर यहां पर फील होती है, इंटायरली अंदर के साइड फॉर्म होती है दोस्तों। यही कारण है इसके बाद में पहले फर्स्ट साउंड, जब आप यहाँ पर टिपिकली फर्स्ट साउंड को सुनेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट रखा दोस्तों। जब हाइपरट्रॉफी होती है, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ठीक है, जब आप वहां पर पहले फर्स्ट हार्ड साउंड को सुनेंगे, लॉन्ग और मफल्ड साउंड होता है दोस्तों, मिक्स होता है, लॉन्ग और मफल्ड साउंड होता है। और जो सेकंड होता है वो लाउड होता है, बड़ा हो जाता है, जबकि उल्टा होता है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पर साउंड जब सेकंड साउंड देखोगे लाउड होता है, क्लियर हो जाता है, और प्राय रीडुप्लीकेशन वहां पर नजर आता है वापिस वहां पर, क्योंकि वो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा, और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो रीडुप्लीकेशन वहां पर नजर आता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड साउंड पल्मोनरी एरिया में एक्सेंट्यूटेड होता है, यानी सेकंड साउंड पल्मोनरी एरिया में सुनाई देता है, और प्राय रीडुप्लीकेशन होता है। यहाँ भी वहां भी, यहाँ भी वहां भी आप कंफ्यूजन करते हो, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ भी सुनाई दे रहा है, ये रीडुप्लीकेशन हो रहा है, और ये बता रहा है कि आपके जो कोऑर्डिनेशन है लेफ्ट और राइट का, ये फेल हो गया, यानी लेफ्ट और राइट के लेवल पर प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा है। और यही कारण है, ये टेबल प्रैक्टिस में आपको एक नया रूल बता देता है, नई चीज बता देता है कि भाई प्रॉब्लम किस लेवल पर जनरेट हो रही है। इसलिए याद रखना, हाइपरट्रॉफी स्वयं में अच्छा होता है, देखा जाए स्वयं में अच्छा होता है, हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करने के, नेचर का एक एबनॉर्मल कंडीशन को रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। आप देखते हो बॉडी में कई जगह स्वेलिंग आती है और फिर नॉर्मल हो जाता है। जितना समय ज्यादा समय में ये कंपनसेट करता है, उतनी एबनॉर्मल कंडीशन के कंसिस्टेंस को वहां पर एन्युअल करता है, डेवलप करता है। यानी हाइपरट्रॉफी वो एक तरह से अच्छा है, कंपनसेट कर ले, फिर अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लंबे समय तक रहा, वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और पेशेंट अच्छा भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन इसका हेल्थ इक्विलिब्रियम एक लीस्ट स्टेबल कैरेक्टर के लेवल पर चला जाता है यदि वहां पर लंबे समय तक होता है। इसलिए हाइपरट्रॉफी देखा जाए तो एक समय तक ठीक है, अगर ज्यादा समय तक रहता तो ऑर्गन वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, तो उसके फंक्शन में जितने भी चेंजेस आएंगे लीस्ट स्टेबल कैरेक्टर के चेंजेस आएंगे, और ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए दोस्तों, तो याद रखना, बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल बता रहा हूं, A3 और C1। जब भी कभी हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना A3C1 थर्ड डायल्यूशन में बनाना है, और आपको फटाफट शिफ्ट कराना है उसको, ठीक है। हर 2 घंटे में देना है आपको, मैक्सिमम 6 to 8 टाइम देना है आपको, ठीक है। और जब यहाँ पर A3C5 WE या B D4 में हार्ट पर आप अप्लाई करेंगे, ये लाइफ सेवर होगा आपका, और लाइफ सेवर होने के साथ साथ आपके हार्ट के जितने भी रीजन होते हैं, उन रीजन को सबको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। इसलिए C5W का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है दोस्तों, एस्टेन की S1, एस्टेन और स्लास, ये 3 चीजें यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस को करेक्ट करने के लिए हर हार्ट के पेशेंट को आपको देना है। S1, एस्टेन एंड स्लास कैसे देना है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको सब पता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, आप नहाने के पानी में A3C5 का D4 दे दीजिए, ठीक है। A3C5 को नहाने के पानी में डालने का बोल दीजिए, देखिए कई बार मैजिक हो जाता है। इसी प्रोटोकॉल से बहुत ज्यादा जो उसकी अनइजीनेस होती है, बहुत तेजी के साथ रिकवर हो जाती है दोस्तों। कई केसेस में हमने यूज किया है, ठीक है। याद रखना, इंजेक्शन नंबर 9, इंजेक्शन नंबर 9, इसमें क्या है, A1, S5, C5, L1W। देखा जाए तो ये तो ज्वाइंट पे काम करता है, ठीक है, ज्वाइंट के हर कैरेक्टर पे काम करता है। लेकिन याद रखना, जितनी भी शारीरिक पीड़ा होती है, उसमें अगर किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस कम या ज्यादा होते हैं, हाइपरट्रॉफी या हाइपोट्रॉफी के लेवल पर होते हैं, वहां पर ये मेडिसिन बहुत ब्रिलियंट काम करती है। A1 भी है, S5, C5 भी है, L1W भी है, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, A1 से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, S5, C5 से फंक्शन और स्ट्रक्चर ठीक करना, और W को से न्यूट्रल कर देना, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। आप इसमें आप डायरेक्ट बनाना चाहे कोई दिक्कत नहीं। W की 20 ड्रॉप में 2-2 ग्लोबुल्स चारों की, A1, S5, C5, L1 की 2-2 ग्लोबुल्स लीजिएगा, अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर लीजिएगा, और वहां पर लगा दीजिएगा इंट्रामस्कुलर। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और तुरंत वहां पर रिजल्ट देखिएगा, इमीडिएट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, उम्मीद है हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर मेन बात होती है कि अगर आप डायलिटेशन ऑफ हार्ट की बात करते हो, तो डायलिटेशन ऑफ हार्ट जो होता है, जो हार्ट के ऊपर की जो कैविटी होती है,
ठीक है, उस कैविटी के डायलिटेशन के कारण होता है, न कि हार्ट के चेम्बर के। दैट इज द डिफरेंस, याद रखना। कैविटी के डायलिटेशन के कारण हार्ट का एक इलाजमेंट होता है, और इसकी वॉल की जो थिकनिंग होती है उसके साथ में भी हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है, यानी वॉल की थिकनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए याद रखना दोस्तों, डेफिनेशन में एक्सट्रिंसिक हाइपरट्रॉफी यहाँ पर हमेशा साथ में मिलती है। याद रखना, जब डायलिटेशन होगा तो हाइपरट्रॉफी भी यहाँ पर साथ में मिलती है, बट दैट में भी चेंजेस, दोनों में बहुत चेंजेस होता है दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर डायलिटेशन एक्सेसिव होता है, टोटल या पार्शियल दो रूप में होता है। किसी एक पार्ट में हो, जैसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, ये जो कंडीशन होती है डायलिटेशन के कारण होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई भी चीज अगर आ रही है तो बहुत समय तक पड़ी रह रही है, वो डायलेट हो गया। याद रखना, इस कंडीशन को कहते हैं। जब ये कंपनसेशन फेल हो जाता है कि भाई आपकी बॉडी में तो हर चीज का कंपनसेशन है कि वहां पर ये कंडीशन को बैलेंस कर दिया जाए, लेकिन अगर लंबे समय तक ये हो रहा है और कंपनसेशन फेल हो जाता है तो इसके बाद ज्यादातर सिम्टम हाइपरट्रॉफी के दिखते हैं दोस्तों। सेम हाइपरट्रॉफी के समान डायलिटेशन के सिम्टम आपको नजर आ जाते हैं दोस्तों। तो पेन जो यूजुअली हाइपरट्रॉफी के साथ में नहीं पाया जाता था, वो प्राय यहाँ पर मार्क्ड होता है। हाइपरट्रॉफी में पेन नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, लेकिन डायलिटेशन में पेन होता है दोस्तों, और ये यहाँ पर मार्क्ड सिम्टम होगा, यानी हार्ट के रीजन में पेन होगा दोस्तों। याद रख लेना, जब डायलिटेशन के अमाउंट में सडन वेरिएशन उत्पन्न होता है, अचानक वहां पर कोई चेंजेस उत्पन्न होता है दोस्तों, वहां पर क्या सिम्टम मिले थे, यहाँ पर क्या सिम्टम मिले, देयर में बी सम चेंजेस। याद रखना दोस्तों, वहां पर डायलिटेशन के अमाउंट में अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो यहाँ पर डिस्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, वहां ब्रेथलेसनेस मिल रहा था, फैंटिंग होती है, फिट्स होते हैं, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, ड्रॉप्सी हो जाती है, और कार्डियक फेलियर के अन्य जितने सिम्टम होते हैं सब आपके सामने देखने को मिलता है। ये बेसिक चेंजेस बताना था, इसलिए मैंने आपको ये सब्जेक्ट रखा कि याद रखना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कार्डियक इंपल्स जब देखते हो बहुत फीबलर होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, वाइडर एरिया को अफेक्टेड करता है दोस्तों, इसीलिए कार्डियक डलनेस जनरली ग्रेटर एक्सटेंड होता है। आपको जो कार्डियक डलनेस होती है, हार्ट की जो डलनेस होती है, पूरे हार्ट के ज्यादातर भागों पे आपको देखने को मिलती है, और इसीलिए फर्स्ट हार्ट साउंड जब आप कलेक्ट करते हो वो शार्ट और शार्प होता है, बहुत छोटा होगा लेकिन शार्प होगा दोस्तों। जब जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग ओरिफाइस होती है, जब वहां पर डायलाइटेड होती है, तो माइटल और जितने माइटल और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं उसमें वहां पर दोस्तों डायस्टोलिक मर्मर्स उत्पन्न हो जाती है। डायस्टोलिक मर्मर्स मतलब साउंड्स डेवलप होना, ठीक है, और वो डायस्टोलिक मर्मर्स यहाँ पर आपको टिपिकली देखने को मिलती है। और जब ऐसे केसेस में हार्ट के डायलिटेशन के लेवल पर आप प्रोटोकॉल तय करते हो तो याद रखना दोस्तों, डायलिटेशन ऑफ हार्ट A3 C1 F1, याद रखना यहां हमने केवल A3 C1 या C5 से काम चलाया था, ठीक है, लेकिन यहां पर याद रखना दोस्तों C1 के साथ C5 जरूरी है। एक्यूट केस हो तो C1, क्रॉनिक केस हो तो C5, याद रखना, भूलना नहीं दोस्तों। यहां पर ये दोनों थर्ड डायल्यूशन में रहेंगे, लेकिन ये F1 यहाँ पर फर्स्ट डायल्यूशन में रहेगा दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर F1 को ज्यादा देने की जरूरत होगी, क्योंकि नर्वाइन इंपैक्ट आपको देना पड़ेगा, आपको हर घंटे में देना पड़ेगा। यहाँ 2 घंटे में 2 हार्ली दे रहे थे दोस्तों, यहाँ पर 1 हार्ली देना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर घंटे में देना पड़ेगा, क्योंकि सीरियस कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर डायलिटेशन की कंडीशन को तुरंत रिकवर करना पड़ेगा, नहीं तो इसको कंपनसेट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरा जो प्रोटोकॉल तय करते हैं वो सबसे बेस्ट चीज होती है, हार्ट पर अप्लाई करा दो, ठीक है। यहाँ पर जब हार्ट पर अब अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप A3B का अप्लाई करा दो या फिर A3, याद रखना यहाँ पर कई केसेस ऐसे आते हैं जहां पर A3 या A2 दोनों का अप्लाई आपको करने की जरूरत होती है दोस्तों, तो A3 या A2 के आप यहाँ पर B के साथ अप्लाई करा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कई बार वेंट्रिकुलर रीजन से ब्लड सप्लाई कम होने के कारण डायलिटेशन ज्यादा समय पाया जाता है, इस कंडीशन में उसको फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए दोस्तों। आप दिन में 2 बार भी अगर इसको हार्ट पर अप्लाई करते हो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। दिन में 2 बार करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कई बार आपको यहाँ पर A3 की ग्लोबुल्स देना है, आप लगातार A3 की ग्लोबुल्स देते रहो यहाँ, ठीक है। A3 की ग्लोबुल्स देने से आपको हार्ट में D3 या D4 की ग्लोबुल्स दे दीजिए आप, 5 ग्लोबुल्स 4 to 6 टाइम। इससे क्या होगा, हार्ट को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, हार्ट को जितना न्यूट्रिशन मिलेगा उतना अच्छे से काम करेगा, ठीक है। याद रखना, कई बार वहां पर बहुत ही ब्रिलियंटली रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगली बात करता हूं दोस्तों, कई बार जैसे हमने यहाँ A3C5 की बात करी, यहाँ पर A3C5 D4 में बात की बात करी, नहाने के, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ A3C5 का D4 नहाने के लिए दे दीजिए आप। गर्म पानी में नहाने को बोलिए, उसमें 10 से 20 ग्राम आप A3C5 के डलवा दीजिए। आप देखिए हार्ट का बहुत सारे फंक्शन आप यहीं से कनेक्ट करते चले जाएंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट यहीं से लेते चले जाएंगे दोस्तों। कई बार WE, RE और Y का प्रयोग इंटरनली किया जाता है, ठीक है, वो कंडीशन को मेंटेनेंस करने के लिए किया जाता है। यानी जब आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, WE दे देते हो आप।
कई बार आपको लगता है नहीं यार यहाँ पर वर्क कम हो रहा है, इसके सेंसेशन रिडक्शन हो रहा है, आप आरी दे देते हो, वर्क बढ़ जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है वर्क बढ़ा हुआ होता है, बहुत ज्यादा हाइपरटॉपिस होती है, आप वहां पर वाई दे देते हो, नहीं यार इसको रिलैक्स करने की जरूरत है, वाई दे देते हो। तो इन केस के अकॉर्डिंग आपको कभी कभी यहाँ पर दोस्तों आरई, डब्ल्यूई और वाई आपको अकॉर्डिंगली इंटरनली देना चाहिए दोस्तों। इंटरनली देने में आपको बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में मिलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन नंबर 12, इंजेक्शन नंबर 12 अगर आप देखोगे दोस्तों A2C5B मिला हुआ है इसमें। ठीक है, A2C5B 1 cc डेली अगर आप देते हो दोस्तों, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत ब्रिलियंट। मैंने बीच में इंजेक्शन पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिए थे क्योंकि मैं यूज नहीं करता था, और जो चीज मैं यूज नहीं करता हूँ, जो लिखा हुआ है वो केवल किताबों में लिखा हुआ है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है मुझे नहीं मालूम था दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को कई बार नहीं बताया। लेकिन अब मैं प्रैक्टिकल यूज करने लग गया हूँ और फिर से अपने को जवान बना लिया मैंने, अब हर चीज करूंगा। तो मैं अभी हर चीज को इंजेक्शन के लेवल पर भी यूज करने लगा हूं, और उनके यूजिंग कैपेसिटी के आधार पर बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो ये था दोस्तों डायलिटेशन और हाइपरट्रॉफी का लेवल, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये डिफरेंसेस आपको हार्ट साउंड के लेवल पर नजर आएंगे, इसलिए मैंने ये बताया कि वहां देखो साउंड का परिवर्तन हो गया और हार्ट साउंड का परिवर्तन हो गया, तो आप कैसे पहचानोगे दोस्तों? हर साउंड के लेवल पर, हार्ट साउंड के लेवल पर मैंने आपको बताया दोस्तों, लेकिन याद रखना बहुत सारे अभी कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूँ, उन कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग साउंड चेंजेस होते हैं, आप कैसे पकड़ोगे? मॉडर्न साइंस के डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं ना, इसीलिए बड़े आपको दबा के देखते हैं स्टेथोस्कोप से, और वो बताते हैं कि वहां पर पर्टिकुलर एरिया में साउंड चेंज हो गया तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, ये साउंड चेंज हो गया तो इसको ये प्रॉब्लम होगी, तो वो भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ हार्ट साउंड की दोस्तों। नॉर्मली फोर्थ हार्ट साउंड दोस्तों एक इनऑडिबल साउंड होता है, आप उसको सुन नहीं सकते हो, ये केवल पैथोलॉजिकल कंडीशन में ऑडिबल होता है। ठीक है, जब ग्राफिकल रिकॉर्डिंग करते हो केवल तभी स्टडीड होता है दोस्तों, लेट डायस्टोल होता है इस कारण से, और इसी दौरान प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और ये कारण है फिजियोलॉजिकल आर्टेरियल साउंड के जैसे ये कंसीडर रहता है, यानी ये आर्टेरियल गैलोप या प्रीसिस्टोलिक गैलोप के नाम से भी जाना जाता है, आर्टेरियल गैलोप या प्रीसिस्टोलिक गैलोप के नाम से भी ये जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा फोर्थ हार्ट साउंड का कॉज क्या, याद रखना दोस्तों, जब सिस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की जो फ्लैप्स होती है वो आर्टेरियल मस्कुलेचर में वाइब्रेशन का सेटअप होने के कारण दोस्तों आर्टेरियल मस्कुलेचर के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा वहां पर फोर्थ हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करती है दोस्तों। याद रखिएगा वो जो फ्लैप्स होती है उसकी, ठीक है, उस फ्लैप्स के आर्टेरियल मस्कुलेचर में वाइब्रेशन का सेटअप होना होता है, यानी दोनों आर्टेरिया के लेवल पर वाइब्रेशन सेट हो जाता है, और इसी वाइब्रेशन के कारण दोस्तों आर्टेरियल मस्कुलर के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फोर्थ हार्ट साउंड आपको वहां पर सुनाई देता है। यानी जब आर्टेरियल सिस्टोल के दौरान, जब आर्टेरिया का सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस दौरान वेंट्रिकल डायलिटेशन हो गया, वेंट्रिकल्स का डायलिटेशन हो गया, उसी के कारण वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जितना भी वाइब्रेशन का सेटअप होने के दौरान भी ऐसा उत्पन्न होता है, वहां पर भी नीचे से लगाकर ऊपर तक पर्टिकुलर फ्लैप्स जो होता है उनमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन का जो साउंड होता है फोर्थ हार्ट साउंड को जनरेट करता है। ये आपको यहाँ पर पता लग जाना चाहिए। अगर ये चीजें बारीकी आपको पता लग गई, आपके सारे साउंड क्लियर हो गए, आपके सारे फंक्शन क्लियर हो जाते हैं, आप यहाँ पर मास्टर के लेवल पर चले जाते हो दोस्तों। इसलिए फोर्थ हार्ट साउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, फोर्थ हार्ट साउंड एक शॉर्ट लो पिच साउंड होता है, और इस शॉर्ट पीरियड के ड्यूरेशन के दौरान केवल 0.02 से 0.04 सेकंड लगता है, इसलिए हमें विजिबल नहीं होता, सुनाई नहीं देता दोस्तों। इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 साइकिल पर सेकंड होती है। ठीक है, यही कारण है फोर्थ हार्ट साउंड पी वेव। ठीक है, याद रखना पी वेव की समाप्ति पर, जैसे पी वेव होगी, पी वेव के एंड पर और क्यू वेव के ऑनसेट के बीच में देखा जाता है। यानी पी वेव जहां समाप्त हो रही है और जो क्यू वेव वहां पर शुरू हो रही है, उस पी और क्यू वेव के बीच में वहां पर दोस्तों आपको फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई देता है। ठीक है, अभी हम जब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के चैप्टर में आपको ये पूरे एक बार रिवाइज कर दूंगा, ताकि आप लोगों को दोस्तों हर चीज का पूरा प्रोटोकॉल पता लगे, हमारी मेहनत विफल नहीं जाए। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात करते हैं, हमने ये हार्ट साउंड सुने, हार्ट साउंड पढ़ने का मतलब क्या था? क्या हम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट जरूर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन बहुत ईजी है, केवल प्रैक्टिकल करने की जरूरत है हमको। मुझे भी नहीं आता था दोस्तों, मुझे भी नहीं आता, 9 साल तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा हार्ट में, पढ़ता रहा, ऊपर से जाता रहा। जब मैंने ठान लिया कि मैंने पूछा, जो हमारे गुरु हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर जे.आर. सेन गुप्ता धार में, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है एनजीएम कॉलेज इंदौर के। हमने उससे पूछा कि सर आप हमें गाइड कीजिए, उन्होंने 2 साल तक हमें सिखाया, 2 साल तक आप पढ़ो मेहनत करो, पढ़ो मेहनत करो। उनके हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करते थे, और जब 2 साल बाद जवाब निकलने लगे तब बोले अब सिखाता हूँ। 2 घंटे में सिखा दिया,
जितने पेशेंट आते गए वो केवल नोट्स लिखते गए, हम देखते गए, उसको अलग ले जाकर हम उस नोट्स के अकॉर्डिंग उसको चेक करते गए, हमें आता गया। ठीक है, उन 4 पॉइंट को उन्होंने बताया और वो 4 पॉइंट मैंने आपको डाल दिया ग्रुप में। उन 4 पॉइंट के लेवल पर हमने स्टडी किया है फोटोग्राफ्स। ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रोटोकॉल तय करना सीखा और मैक्सिमम 2 घंटे में उन्होंने हमें बताया और उसके बाद में हम लोगों को अरे बाप रे इतना इजी है। लेकिन किताब में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत इजी है और प्रैक्टिकल करने के बाद में हम लोग आज बहुत आगे निकल गए दोस्तों। इसलिए याद रखना, जो कसराव सेमिनार आए थे संतोष पाटीदार जी का, जिन्होंने तो 2 मिनट या 10 मिनट का जो हार्ट का लेक्चर सुना था, उन लोगों को पता है कितना इजीली उन्होंने बता दिया था। हमने उन्हीं से सीखा है दोस्तों, याद रखना। कंडीशन व्हेन फोर्थ हार्ट साउंड बिकम्स ऑडिबल, यदि एप्लॉइड फिजियोलॉजी के अंतर्गत कोई डिसीज के अंतर्गत कोई पेशेंट आपके पास आया है और आपको आश्चर्य हो रहा है कि यार इसको फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है, आप सावधान हो जाओ भाई, ये पैथोलॉजिकल है। ठीक है, तो फोर्थ हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा जब ऑडिबल होता है, जब याद रखिएगा वेंट्रिकल स्टीफ हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स स्टीफ हो जाते हैं, यानी बहुत डेंजरस केस है दोस्तों। और वेंट्रिकल स्टीफनेस कुछ कंडीशन में उत्पन्न होती है, आपको याद रखना। इसीलिए मैंने आज आपको हाइपरट्रॉफी पढ़ा है, याद रखना, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, लंबे समय तक स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस होना, यानी एओर्टा का वाल्व जो होता है सिकुड़ जाता है, नैरोइंग हो जाता है। इस तीनों कंडीशन में आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर आपको फोर्थ हार्ट साउंड ऑडिबल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, वेंट्रिकल स्टिफनेस से ओवरकम होने के लिए एट्रिया फोर्सफुली वहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आर्टिया जो होता है इस कंडीशन से मुक्त करने के लिए बहुत तेजी से फोर्स लगाकर वहां पर दोस्तों, वहां पर इसके कारण देख रहे हो आप कि आर्टिया इन कंडीशन से पार पाने के लिए बहुत तेजी से फोर्स के साथ कांटेक्ट करता है और इसी कारण से वहां पर जब आप विजिबल करते हो तो ऑडिबल होता है आपको फोर्थ हार्ट साउंड, क्योंकि एट्रिया बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा है। याद रखना दोस्तों इस बात को, इसीलिए फोर्थ हार्ट साउंड आपको प्रोड्यूसिंग करता हुआ नजर आता है। जब स्टेथोस्कोप के द्वारा फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है दोस्तों, तो इस कंडीशन को ट्रिपल हार्ट साउंड कहते हैं। याद रखना, इसको बोलते हैं ट्रिपल हार्ट साउंड। क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये यूजुअली अपेक्स बीट एरिया पर स्टेथोस्कोप के बेल को, जो उसका नॉब होता है उसको कहते हैं, उस बेल को प्रेस करने के साथ बहुत अच्छे तरीके से हियर हो जाता है। यानी जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन या लेफ्ट सेमी लेटरल पोजीशन में होता है, यानी आप उसको लेटरल लेटा देते हो और लेटा कर जब वहां पर ऑब्जर्व करते हो, बहुत इजीली आपको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। यदि ये कंडीशन होती है दोस्तों, सावधान हो जाओ, क्योंकि आपने एक ऐसे केस को हैंडल करना है जिसमें आपका लेफ्ट वेंट्रिकल स्टीफ हो गया। ठीक है, और साथ में वहां पर बहुत ही ज्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लंबे समय तक रहने वाला हाइपरटेंशन और एओर्टिक स्टेनोसिस जैसी कंडीशन से पार पाना है आपको। याद रख लेना इस बात को। और इसीलिए यहाँ पर मैंने हाइपरट्रॉफी का पूरा प्रोटोकॉल आपको पहले बता दिया, उम्मीद करूंगा इसीलिए मैंने ये पहले बता दिया कि A3C1, इसलिए मैं कहता था जनरल टानिक को D6 बनाओ, वहां पर A3 और C1 के और 5 ड्रॉप डाल दो B के साथ। ठीक है, आपने हार्ट टॉनिक बना दिया, इसीलिए बार बार कहता था मैं आपको। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। जब इन सारी चीजों की बारीकियों को समझते हो, तो अभी हमने यहाँ कहा कि यहाँ पर ट्रिपल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा, लेकिन मैं कहता हूँ 4 हार्ट साउंड भी एक साथ सुन सकते हो। ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल हार्ट साउंड, 3 या 4 हार्ट साउंड एक साथ आप सुन सकते हो। ट्रिपल हार्ट साउंड या गैलोप रिदम जब डेवलप होती है दोस्तों, क्या देखोगे आप, आपका हार्ट के लेवल पर आप क्या सिम्टम निकाल के लाओगे? ट्रिपल हार्ट साउंड या ट्रिपल रिदम हार्ट का एक एब्नॉर्मल रिदम होता है दोस्तों, एकदम एब्नॉर्मल, जो प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान बिल्कुल क्लियर 3 क्लियर हार्ट साउंड के द्वारा कैरेक्टराइज हो रहा है। यानी आप स्टेथोस्कोप से रखना जब सीखेंगे, आपको नॉर्मल पर्सन का एक अलग नजर आ जाएगा, एब्नॉर्मल पर्सन का आपको बिल्कुल अलग नजर आ जाएगा। और जब नजर आएगा तो आप सावधान हो जाओगे, जैसे राकेश सर ने कल बताया था नाइट क्लास में, मॉर्निंग क्लास में, कि मैंने हार्ट के पेशेंट को तुरंत ऑब्जर्व कर लिया। तो ये आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन होगा, ये प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान 3 क्लियर हार्ट साउंड के द्वारा कैरेक्टरिस्टिक होते हुए नजर आता है दोस्तों। और ये एक एब्नॉर्मल थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड के कारण होता है, एब्नॉर्मल थर्ड या फोर्थ हार्ट साउंड के कारण होता है, जो कि फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के बिसाइड्स हियर होता है। इन्हीं के दोनों के बीच में अंदर ही आपको सुनाई दे जाएगा, इसे हम गैलोप रिदम भी कहते हैं। इसीलिए ये हॉर्स गैलोप के साउंड को रिसेंबल करता है। ऐसा जो हॉर्स करता है ना, ये हॉर्स गैलोप के साउंड को रिसेंबल करता है। यूजुअली ये जितने भी सीवियर कंडीशन होती है दोस्तों, जो सीवियर कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस होती है, उसके इंडिकेशन के रूप में होता है। आप समझ जाइए कि ये जो केस आया ना, हमारी परीक्षा लेने वाला है, आप में कितना दम है दिखा दो आप। ठीक है, आपकी परीक्षा लेने वाला है कि आपने, मैंने जो आपको बताया, आपने अपने स्वयं से कितना हार्ट के बारे में जाना है, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है और ये विजिबल होती है, ये सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को इंडिकेट करने के रूप में आपके सामने आती है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी कोई कंडीशन व्हेन ट्रिपल हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस, ऐसी कोई कंडीशन
जिसमें ट्रिपल हार्ट साउंड आपको प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ट्रिपल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो टिपिकली टेबल प्रैक्टिस में दिख जाएगा आपको, ठीक है। और आपको मैं एक एक वर्ड के साथ बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को कभी भी फेलियर ना हो। आप डायरेक्ट अगर ट्रिपल हार्ट साउंड को सुन रहे हो, बोल दो इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। सीवियर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में ट्रिपल हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे डॉक्टर प्रकाश जैन सर को जब हमने ऑनलाइन क्लास शुरू की थी, इसी प्रकार का हार्ट का प्रॉब्लम डेवलप हुआ था, ठीक है। और हमने उनको तुरंत बता दिया था, गुरुदेव आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, सीवियर हाइपरटेंशन के कारण है, और इसी कंडीशन में दोस्तों ट्रिपल हार्ट साउंड आपको प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए ये ईसीजी का रिपोर्ट आपका निकलवाइए। ईसीजी का रिपोर्ट निकलवाया, आपको 3 चीज नजर आई एक साथ। इनको लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी नजर आई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी नजर आया, और सीवियर हाइपरटेंशन तो ऑलरेडी था उनको, बहुत ज्यादा 210 बाय 160 बीपी, ठीक है। और ये तीनों कंडीशन जब निकल के आई, डॉक्टर ने एडमिट किया, 3 दिन एडमिट रहे। उसके बाद में उनको जब वहां पर टेस्ट कराया गया तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज निकला, और उस ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट किया गया। आज हो गया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये सारी चीजें हमारी टेबल प्रैक्टिस में हम लोगों को टच हो रही है, ठीक है, याद रखना। तो जितने भी ट्रिपल हार्ट साउंड होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवियर हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन में हार्ट साउंड, जो थर्ड हार्ट साउंड होता है वो ट्रिपल हार्ट साउंड होता है, वो तीनों यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाड्रुपल हार्ट साउंड। यदि चारों हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं आपको, क्या कर सकते हो आप? मेजर इंसिडेंस होगा दोस्तों, और मेजर इंसिडेंस को क्लिक करना ही एक इलेक्ट्रोमेकेनिक डॉक्टर का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। याद रखना, क्वाड्रुपल हार्ट साउंड हार्ट की एक एब्नॉर्मल रिदमिक कंडीशन होती है, जो प्रत्येक हार्ट बीट के दौरान 4 क्लियर हार्ट साउंड्स के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। प्रत्येक हार्ट साउंड, यानी यहाँ पर पहला हार्ट साउंड सुनाई दे रहा उसके साथ भी 4, दूसरा सुनाई दे रहा उसके साथ भी 4, तीसरा सुनाई दे रहा उसके साथ भी 4, चौथा सुनाई दे रहा उसके साथ भी 4, यानी 4 क्लियर हार्ट साउंड के द्वारा कैरेक्टराइज होता है। और ये क्वाड्रुपल रिदम भी कहते हैं। थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड के कारण ये हियर्ड होता है दोस्तों, यानी थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड में प्रॉब्लम है, वो जहां जहां जो डेवलप करता है वो सारी चीजें वहां मौजूद है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड के दौरान दोस्तों आप देखिएगा, उसके अलावा ये देखने को मिल रहा है। फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड में भी ये थर्ड और फोर्थ अफेक्शन क्रिएट करता है, इसीलिए इसको हम क्वाड्रुपल गैलोप भी कहते हैं दोस्तों। और क्वाड्रुपल गैलोप, जो क्वाड्रुपल हार्ट साउंड्स होते हैं दोस्तों, ये भी सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज का इंडिकेशन होता है। सारी कंडीशन सीरियस है। हार्ट में किसी भी कंडीशन में जब सीरियस कंडीशन होती है, उस सीरियस कंडीशन का एक साथ अगर एक्यूमुलेशन होता है, तब ये सारे के सारे सिम्टम आपको वहां पर लीगली देखने को मिलते हैं दोस्तों। और इसीलिए इसे सीरियस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के इंडिकेशन के रूप में देखा जाता है। आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कंडीशन व्हेन क्वाड्रुपल्स हार्ट साउंड इज पॉसिबल, जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन कौन कौन सी मिलेगी, जिसमें क्वाड्रुपल्स यानी चारों हार्ट साउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यहाँ पर साथ में मिल रहे हैं। क्वाड्रुपल हार्ट साउंड दोस्तों ऐसे पेशेंट में प्रोड्यूस होते हैं जिसके साथ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। आप सब चीज को क्लियर निकाल कर लेकर चले आए हो दोस्तों, एक एक चीज आपने क्लियर कर दी, ठीक है। जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बहुत ज्यादा ब्लड का कंजेशन हो गया, बहुत ज्यादा कंजेशन हो गया, तब आपको ये कंडीशन नजर आती है कि हार्ट बहुत डेंजरस कंडीशन में, बहुत कंजेशन है, और कंजेशन ठीक करना है A1B को 10th डायल्यूशन में देना है। इन प्रोटोकॉल के साथ में A1B को 10th डायल्यूशन में देना है, कंजेशन आपका कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रोटोकॉल को कलेक्ट करना, प्रोटोकॉल बनाना सीखना है, तो आपको ऐसा सीखना पड़ेगा दोस्तों। याद रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। A1B देंगे, नेगेटिव में देंगे, आप देखिएगा आपके हार्ट के तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप जब देखेंगे कि हार्ट से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ समय के बाद जब हार्ट से ब्लड आना बाहर शुरू हो गया, बहुत सारा कंजेशन था, कम हो गया, हार्ट धीरे धीरे नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा, क्वाड्रुपल हार्ट साउंड रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और तब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब सम्मेशन गैलोप डेवलप होगा। यानी सम्मेशन मतलब आपको मैंने कल बताया था दोस्तों, याद हो आपको, कन्वर्जेंट डायवर्जेंट, सॉरी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में आपको मैंने बताया था कन्वर्जेंस, यानी एक न्यूरॉन कई न्यूरॉन से जुड़ता है, ठीक है, और कई न्यूरॉन एक न्यूरॉन से, कई न्यूरॉन जब एक न्यूरॉन से जुड़ते हैं, कन्वर्जेंस, जब कई न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से जुड़ते हैं तब वहां पर दोस्तों कन्वर्जेंस, और जब एक न्यूरॉन कई न्यूरॉन से वहां पर अलग से जुड़ता है वो डायवर्जेंस होता है दोस्तों। देना और लेना, ठीक है, एक ले रहा है कई न्यूरॉन से, और एक न्यूरॉन कई न्यूरॉन को दे रहा है, ये दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। यानी जब क्वाड्रुपल हार्ट साउंड के साथ पेशेंट में जब टेकीकार्डिया होता है, हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है दोस्तों, तब थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड वहां पर मर्ज होकर सिंगल साउंड को राइज करता है। याद रखना, जब टेकीकार्डिया होगा, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ जो हार्ट साउंड दोनों मर्ज हो जाते हैं, जल्दी जल्दी होता है, और थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जब मर्ज हो जाएंगे तो सिंगल साउंड को राइज करता है। ये साउंड सम्मेशन गैलोप कहलाता है दोस्तों, और ये गैलोप रिदम में ही रिसेंबल होता है। इसको भी गैलोप रिदम में शामिल किया गया है, यानी वहां पर थर्ड जब बहुत तेजी के साथ हार्ट धड़केगा, बहुत जल्दी जल्दी हार्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन के साथ धड़केगा, तो थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड जो तो वहां पर मर्ज हो जाएगी, एक ही जगह पर मर्ज हो जाएगी, और सिंगल हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करेगी दोस्तों। और जब सिंगल साउंड वहां पर राइज होगा, ये साउंड सम्मेशन गैलोप कहलाएगा।
और ये गैलोप रिदम में रिसेंबल होगा दोस्तों। यही कारण है, जब आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं ना, तो मैं आपको वो एरिया भी बताता हूँ आज, वो एरिया जिसपे आप इन लेवल को तय करते हो। मैंने कल आपको डायग्राम डाला था, अगर आपको याद हो दोस्तों, आप सारी चीज को वहां पर विजुअल कर सकते हो। हार्ड साउंड को विजुअल करने की जो टेक्निक होती है, वो हार्ड साउंड के स्टडीज 3 मेथड के द्वारा की जाती है। आप स्टेथोस्कोप से यूज कर सकते हो, माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हो, या फोनोकार्डियोग्राम का उपयोग कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तीनों तरह से आपके पास तो जिसको स्टेथोस्कोप होगा दोस्तों। हम स्टेथोस्कोप की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड हार्ड साउंड को स्टेथोस्कोप की यूजिंग के द्वारा बहुत आसानी से एस्कल्टेशन एरिया पर एस्कल्ट करके आप हियर कर सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन स्टेथोस्कोप का चेस्ट पर 4 एरिया पर प्लेस किया जाता है, जिसको हम एस्कल्टेड एरिया कहते हैं। मैंने आपको कल एक डायग्राम बना के भी बताया था, और डायग्राम आपके टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है। ठीक है, यहां समझ लो, वहां पर आपको उपयोग करना है, कौन कौन से एरिया में आपको अप्लाई करना है, और तब आपको क्या निकल के आएगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आपके लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल यानी माइट्रल वॉल यानी बाइकस्पिड एरिया। दोस्तों याद रखना, जब आपके मिड क्लेविकुलर लाइन के, ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आपका जो क्लेविकुलर है ना, ये क्लेविकल आपकी जो बोन है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं, ये कॉलर, ठीक है, इस मिड क्लेविकुलर लाइन के लेवल पर आप हार्ट के लेफ्ट साइड में आ जाओ। मिड क्लेविकुलर लाइन के दोस्तों ½ इंच मिडिल में, ठीक है, ½ इंच, आधा इंच मिडिल में आ जाओ। लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, ये जो रिब्स है, ठीक है, आप इसको गिन लो, लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में माइट्रल एरिया होता है। याद रखना, मैं आपको क्लियर कर इंडिकेशन दे रहा हूं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th यानी निप्पल से 2 उंगली नीचे, यहां पर बैक साइड में जाओगे, ये जो 5th इंटरकॉस्टल मसल्स है, यहां पर जब हियर करोगे, आपको यहां पर दोस्तों माइट्रल एरिया नजर आएगा। और यही माइट्रल एरिया के क्लोजर के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। यानी आपको ऑब्जर्वेशन यहां करना है। आप देखिएगा एरिया में मैंने आपको डायग्रामेटिक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, इस एरिया में अच्छे से ट्रांसमिटेड होती है, इसलिए बहुत ही आसानी से लेफ्ट 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस बोलते हैं 2 रिब्स के बीच की जो स्पेस होती है, वो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, और उस इंटरकॉस्टल मसल्स के बीच की जो स्पेस होती है, इंटरकॉस्टल स्पेस कहलाती है। तो यहां पर आपको 5th लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस में माइट्रल एरिया होता है। उस माइट्रल एरिया में दोस्तों आप उस माइट्रल एरिया के क्लोजिंग के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है, और इस एरिया में अच्छे से ट्रांसमिटेड होता है दोस्तों। आप बहुत आसानी से वहां पर सुन सकते हो। याद रखना, इसे हम अपेक्स बीट एरिया भी कहते हैं, यानी ये अपेक्स बीट एरिया हो जाता है दोस्तों। और इसी कारण से इस एरिया में अपेक्स बीट आपको फेल्ट होती है। हार्ट का जो अपेक्स पार्ट होता है, उस अपेक्स पार्ट की बीट यहां पर फेल्ट होती है। सिस्टोल के दौरान जब चेस्ट वाल के अगेंस्ट वेंट्रिकल के अपेक्स के थ्रू जब ये अपरेंट होते हैं दोस्तों, तो पूरे फोर्स जो होता है कहां पर जाएगा, अपेक्स के लेवल पर जाएगा, और अपेक्स के लेवल पर जाने पर वहां पर आपको फेल्ट होगा फर्स्ट हार्ट साउंड। इसलिए याद रखना दोस्तों, पहला एरिया होता है माइट्रल एरिया, बाइकस्पिड एरिया, जो बहुत आसानी से आपको फर्स्ट हार्ट साउंड को फेल्ट होते हुए नजर आता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस के लेवल पर। क्लियर हो गया है दोस्तों आप लोगों को? अब नहीं बताऊंगा। दूसरी बात, ट्राइकस्पिड एरिया। आप ऊपर की तरफ आ जाओ, जो बेस होता है ऊपर आ जाओ, यानी यहां पर है तो यहां पर इसको अंदर के साइड, निप्पल के अंदर के साइड आपको देखना है, ठीक है। स्टर्नम के लोअर एंड के लेफ्ट बॉर्डर पर, ये स्टर्नम है, ठीक है, लोअर एंड की, ये जो लोअर एंड, अपर एंड है, ये लोअर एंड है, ठीक है, अपर एंड और लोअर एंड यहां पर खत्म हो रहा है दोस्तों। देखो यहां पर ये खत्म हो रहा है, ये लोअर एंड है, अपर एंड, लोअर एंड। इस लोअर एंड के अंदर के साइड यानी निप्पल के लेवल पर आ जाओ आप, इधर 2 उंगली इधर, ठीक है। आप जब यहाँ पर ट्राइकस्पिड एरिया को देखते हो दोस्तों, तो लेफ्ट बॉर्डर पर, इसकी जो लेफ्ट बॉर्डर होती है, यहाँ पर आपको ट्राइकस्पिड एरिया नजर आता है। इस ट्राइकस्पिड वॉल के क्लोजर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड कहलाता है, और इस एरिया पर वेल ट्रांसमिटेड होता है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर और आपका दोनों लेफ्ट और राइट, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड माइट्रल वॉल के जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, उनके बंद होने के द्वारा, जो क्लोजर के द्वारा जो साउंड आपको प्रोड्यूस हो रहा है, वो फर्स्ट हार्ट साउंड हो रहा है। तो यहाँ पर भी और लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पर भी, दोनों एरिया में आप यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड को विजिबल कर सकते हो दोस्तों। तीसरी बात, जब आप पल्मोनरी एरिया और ईओटी के एरिया पे जाएंगे, ये दोनों सेमिलुनर वाल होते हैं, दोनों की क्लोजिंग होगी, आपको सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा दोस्तों। याद रखना, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ऊपर आ जाओ 5th से ऊपर, सेकंड लेवल पर, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर, वो एरिया होता है जो पल्मोनरी एरिया होता है दोस्तों, जो स्टर्नम में बिल्कुल क्लोज होता है। ये जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम पे अटैच होता है, रिब्स इस प्रकार से अटैच होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्टर्नम के क्लोज होता है, और पल्मोनरी वॉल के क्लोजर के द्वारा होता है दोस्तों। जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो सेकंड हार्ट साउंड होता है, और इस एरिया पर बहुत आसानी से वेल स्टैब्लिश कर सकते हो, सुन सकते हो दोस्तों। ये आपको करना है प्रैक्टिकल, अगर करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई दोस्तों। एओर्टिक एरिया की बात करो, राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर,
राइट साइड में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर इस एरिया पर एओर्टिक वॉल के क्लोजर के द्वारा, जो एओर्टिक वॉल का क्लोजर होता है उस क्लोजर के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको हम सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे से हियर्ड होगा, इसीलिए फर्स्ट हार्ट साउंड माइट्रल और टास्कल एरिया के बेस्ट हियर्ड होता है, सबसे बेस्ट वहां पर आपको सुनने को मिलता है। इसके अलावा इस एरिया में भी हियर्ड होता है, किंतु इंटेंसली बहुत लेस होता है। और भी एरिया में देखने को मिलता है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होता, इसलिए आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। सिमिलरली उसी प्रकार से सेकेंडरी हार्ट साउंड पल्मोनरी और एओर्टिक एरिया में भी बेस्ट हियर्ड होता है। इसके अलावा भी कुछ एरिया में देखने को मिलता है, लेकिन वो बताना कोई मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेस इंटेंसली दूसरे एरिया में भी सुनाई देता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया। बहुत मेहनत करने के बाद में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, और जब डिसीज होगी, आपका कंफ्यूजन हो गया तो आप प्रोटोकॉल बना नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे तो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा। ठीक नहीं होगा तो ये आपकी और मेरी गलती रहेगी, पेशेंट की गलती नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, माइक्रोफोन की बात करते हैं। एक हाईली सेंसिटिव माइक्रोफोन चेस्ट पर अगर आप लेस रखते हैं दोस्तों, हार्ट साउंड एक एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाइड करती है दोस्तों। जो एम्पलीफायर होता है उसके द्वारा एम्पलीफाइड करती है, और लाउडर स्पीकर के यूजिंग के द्वारा, आप जब स्पीकर से उसको कनेक्ट करते हो, लाउडर स्पीकर के यूजिंग के द्वारा बहुत आसानी से वहां पर लप डप लप डप लप डप आसानी के साथ सुन सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्ट साउंड इस मेथड के द्वारा बहुत आसानी से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हार्ट साउंड तीनों साउंड बहुत आसानी से आप माइक्रोफोन के उपयोग के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर हम फोनोग्राम की बात करें तो फोनोग्राम एक टेक्निक होती है दोस्तों, हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने में यूज होती है। और फोनोकार्डियोग्राम हार्ट साउंड का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है दोस्तों, जो चेस्ट पर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को साउंड ट्रांसड्यूसर होते हैं दोस्तों, उस पर प्लेसिंग के द्वारा होता है। और इस ट्रांसड्यूसर को जो उसको एम्पलीफाई करता है, डेवलप करता है, और डेवलप करके उसको कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफिकली वहां पर डिजाइन करता है, उसको एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसको हम पॉलीग्राफ कहते हैं दोस्तों, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं, और सभी 4 प्रकार के हार्ट साउंड को फोनोकार्डियोग्राम में रिकॉर्ड करते हैं। और ये साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करने में मदद करता है। यानी वहां पर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की जो फ्रीक्वेंसीज है, जिसके माध्यम से आपका हार्ट मूवमेंट कर रहा है, हार्ट का फंक्शन हो रहा है, कौन से चारों चेंबर की जो रिदम होती है वो रिदम वहां पर कनेक्ट कर रही है, वो रिदम को वहां पर जानने की कोशिश करता है। ये कार्डियोलॉजिस्ट का काम है। आपके और मेरे जैसे लोग इतनी महंगी मशीन कनेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन मुझे आपको बताना था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, जब आप फोनोकार्डियोग्राम में हार्ट का अपीयरेंस देखते हो तो फोनोकार्डियोग्राम में हार्ट का जो साउंड होता है कई मैनर में रिकॉर्डेड होता है दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड सिंगल ग्रुप की वेव्स के रूप में रिकॉर्डेड होता है। ये वेव्स स्मॉल एम्पलीफायर में स्टार्ट के साथ होती है, और इसके बाद जो एम्पलीट्यूड होता है रैपिडली राइज होता है। ठीक है, फॉल होकर फिर कंसेंडो वहां पर डिमिनिश, आगे ज्यादा कम ज्यादा करके दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज बनाती है, और इन सीरीज को दोस्तों लगभग 9 to 13 वेव्स का अपीयरेंस होता है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन है, फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, दूसरा होता है सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड को भी वेव्स की एक सिंगल ग्रुप के जैसे वहां पर अपीयर होते देखा जाता है, जिसमें सेम एम्पलीट्यूड होता है एक जैसा। 4 से 6 वेव यहाँ पर जनरेट की जाती है, एक बार, फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लिया, 4 से 6 वेव्स वहां पर ली जाती है, और देखा जाता है कि नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन बता दिया जाता है कि ये सेकंड हार्ट साउंड है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड हार्ट साउंड की बात करो, थर्ड हार्ट साउंड फोनोकार्डियोग्राम में फाउंड होता है, जिसके साथ केवल 1 से 4 वेव होती है, और आपस में इनको ग्रुप किया जाता है, और ग्रुप करके दिखाया जाता है कि हाँ साहब ये आपस में मिलकर बिल्कुल सही करेक्टर है, थर्ड हार्ट साउंड है। और लास्ट होता है फोर्थ हार्ट साउंड। दोस्तों मोस्टली फोर्थ हार्ट साउंड फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ में मर्ज हो जाता है, और यदि ये सेपरेट फॉर्म में वहां पर अपीयर होता है तो 1 से 2 वेव के साथ होता है, और इनकी जो एम्पलीट्यूड होती है बहुत लो एम्पलीट्यूड के साथ वहां पर सामने आता है। लेकिन चूंकि ये बताता है कि पैथोलॉजी है, इसीलिए फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ फोर्थ हार्ट साउंड वहां पर मर्ज हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये जितने भी हार्ट साउंड का जो चैप्टर था मैंने आपका आज कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। कल हम बात करेंगे कार्डियक मर्मर दोस्तों।